वेलकम टू को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने नए यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस के पेपर वन के बारे में। पॉलिटिकल साइंस का पेपर वन अगर बात करें तो उसमें आपको पढ़ना होता है इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के वीडियो के माध्यम से मैं चर्चा करूंगा। आपको बता दूं कि राजनीति शास्त्र के बीए 6 सेमेस्टर में जब आप होते हैं तो आपको बेसिकली अधिकतर विश्वविद्यालयों में दो पेपर देने होते हैं। एक आपका इंडियन पॉलिटिकल थॉट और दूसरा आपका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिक्स आपको पढ़ना होता है, ठीक है। लेकिन जब दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की आप बात करते हैं तो उसमें 4 पेपर आपको देने होंगे। 50-50 प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के। तो उसी के लिए एक प्रकार से वीडियो है, खास करके ये मतलब कि ये आपका डीडीयू यूनिवर्सिटी के संबंधित तमाम प्रकार के जो महाविद्यालय हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा ही। इसके अलावा इंडियन पॉलिटिकल थॉट जिनको पढ़ना है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंडियन पॉलिटिकल थॉट को 2 भागों में बांट दिया गया है। जैसे शुरुआत की जो 4 इकाई है, या एक प्रकार से बेसिकली बोले एंशियंट एंड मेडिवल। एंशियंट जो मतलब एंशियंट यानी प्राचीन, मेडिवल माने मध्यकालीन, यानी जो एंशियंट एंड मध्यकालीन जो एक प्रकार से विचारक हैं, भारतीय विचारक हैं, भारतीय पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, या भारतीय एक प्रकार से बोले तो क्या हैं, इंडियन पॉलिटिकल थॉट मतलब जो उनके रहे हैं प्राचीन विचारकों के या जो मध्यकालीन विचारक हैं उनके, उसको आपको पढ़ना है पेपर नंबर 1 में, यानी कि 305 वाले कोड में। POL यानी पोल 305, POL 306, ये आपको इंडियन पॉलिटिकल थॉट के 2 पेपर आपको पढ़ने होंगे दीनदयाल उपाध्याय में। तो दोनों का एक प्रकार से मैं दूंगा। इसके अलावा दूसरा पेपर जो है आपका इंडियन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिक्स, ये आपको एक प्रकार से 307 और 308 में पढ़ना पड़ेगा। तो 307 का भी मैं दे दूंगा, 308 का भी दे दूंगा और 306 का भी दे दूंगा। यानी कि 4 पेपर आपके होंगे, 4 के चारों पेपर आपको मिल जाएंगे। क्लियर। तो आज हम एंशियंट एंड मेडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट से टॉप 50 क्वेश्चंस या उससे अधिक प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि बीए के 6वें सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आइए जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। पहला प्रश्न, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज की गतिविधियों का नेतृत्व किसने किया। बात की जाए राजा राम मोहन राय की, तो राजा राम मोहन राय एक प्रकार से भारतीय पुनर्जागरण के जनक माने जाते हैं। आपको बता दूं राजा राम मोहन राय की बारे में, तो राजा राम मोहन राय जो हैं ये भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत भी कहे जाते हैं, ठीक है। पुनर्जागरण का पिता इनको कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। इसके अलावा इन्होंने भारत में वेदांत कॉलेज की स्थापना भी करी राजा राम मोहन राय ने, ब्रह्म समाज की स्थापना करी, आत्मीय सभा की स्थापना करी, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। राजा राम मोहन राय को युग इत की उपाधि भी सुभाष चंद्र बोस जी ने दी है। राजा राम मोहन राय ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सती प्रथा का अंत करवाया। तारड़ी देवी इनकी माता का नाम था, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। तारड़ी देवी माता का नाम था, पिता का नाम था रमाकांत, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। जन्म होता है 22 मई 1772 को, मृत्यु होती है 27 सितंबर 1833 को। ये है राजा राम मोहन राय। इन राजा राम मोहन राय को, अच्छा राजा की उपाधि किसने दी थी इनको, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, प्रश्न कई बार पूछा जा सकता है या पूछा गया है। तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी अकबर सेकंड ने, अकबर द्वितीय ने, ये बात ध्यान रखेंगे। राजा राम मोहन राय की बात किया तो इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना करी थी। आत्मीय सभा की स्थापना इन्होंने 1815 इसमें ईस्वी में करी थी। तो ये प्रश्न भी बनता है कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने करी थी, तो आप बताएंगे राजा राम मोहन राय ने। और कब करी थी, तो आप बताएंगे 1815 में। यही आत्मीय सभा जो है बाद में चल करके किसके नाम से विख्यात होती है, इसी आत्मीय सभा को बदल करके 1828 में एक प्रकार से इसी का नाम बदल दिया जाता है और उसको बोलते हैं क्या, ब्रह्म समाज। आप लोग सुने होंगे ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी, ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी भैया राजा राम मोहन राय ने। किसने करी थी, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। ओके। इसके बाद में ब्रह्म समाज की अगर बात की तो ब्रह्म समाज जो है 1865 में बट जाता है। एक भारत का ब्रह्म समाज और एक आदि ब्रह्म समाज। तो भारत का ब्रह्म समाज और आदि ब्रह्म समाज की अगर बात की है, बाद में जब बट जाता है, इसके बाद में आप देखेंगे राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज की का जो गतिविधियों का नेतृत्व किया, वो उनके मरने के बाद में राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुई थी, 1833 में। उसके बाद में आप देखेंगे ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला देवेंद्र नाथ टैगोर ने। और देवेंद्र नाथ टैगोर के बाद में या उनके साथ ही साथ केशव चंद्र सेन का भी नाम आता है, केशव चंद्र सेन ने भी संभाला था। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में होंगे तो हमेशा सी लगाएंगे। देवेंद्र नाथ टैगोर जो हैं इनकी मृत्यु के बाद में उन्होंने ब्रह्म समाज की गतिविधियों का नेतृत्व किया, और उसके बाद में आप देखें केशव चंद्र सेन ने भी नेतृत्व किया है। क्लियर। तो लेकिन सब राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद में देवेंद्र नाथ टैगोर, इनके बाद में केशव चंद्र सेन। क्लियर, ध्यान रखिएगा। पूरा का पूरा मैंने इतिहास इसलिए बता दिया इस प्रश्न के पीछे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, समझने में आसानी हो, ठीक है। अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज का विभाजन कब हुआ था, 1865 में हुआ था। किन 2 भागों में, कितने भागों में, 2 भागों में। पहला है भारत का ब्रह्म समाज और दूसरा है जो है आदि ब्रह्म समाज, ठीक है।
अगला प्रश्न है, महादेव गोविंद रानाडे का जन्म कब हुआ था? महादेव गोविंद रानाडे का जन्म हुआ था 1842 ईस्वी को। बर्थडे डेट किस दिन है इनकी? 18 जनवरी को, यानी 18 जनवरी को एक प्रकार से इनका जन्म हुआ था 1842 में, महादेव गोविंद रानाडे जी का। ये आपको बता दूं कि ये मुंबई जो हाई कोर्ट है उसके जज भी रहे हैं महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है। आपको बता दूं इनकी मृत्यु जो हुई थी 16 जनवरी 1901 ईस्वी में हो जाती है। 1893 की बात है, 1893 में ये एक प्रकार से बनाए जाते हैं हाई कोर्ट के जज मुंबई के, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे देखेंगे, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 100% परीक्षा में आएगा। महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है महादेव गोविंद रानाडे को। ऑप्शन नंबर इसका बी लगा देंगे, 100% आएगा, तो आप इस प्रश्न को रट लीजिएगा। इसके अलावा आपको बता दूं कि ये जो पेपर में या मॉडल पेपर दे रहा हूं, ये सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के छात्र छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कानपुर विश्वविद्यालय और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, डेक्कन एजुकेशनल या ढक्कन नहीं डेक्कन कर लीजिएगा। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी? तो महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा की गई थी। कब करी गई थी? तो 1884 में करी गई थी। कहाँ पर? पुणे में करी गई थी, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, महादेव गोविंद रानाडे के साथ ही साथ और दो लोगों का नाम जुड़ा हुआ है डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के साथ, क्योंकि स्थापना इन तीनों ने मिलकर के करी थी। और एक व्यक्ति है, आप जानते होंगे, बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक की मैं बात कर रहा हूँ वो। और इसके अलावा जो है, और उनका दूसरे व्यक्ति का नाम था गोपाल गणेश आगरकर। तो इन दोनों और ये मतलब और महादेव गोविंद रानाडे, इन तीनों ने मिल करके स्थापना करी थी डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की। कब? पुणे में करी थी 1884 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा इन सभी प्रश्नों को। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे मुंबई में पुलिस मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था? तो पुलिस मजिस्ट्रेट मुंबई में नियुक्त किया गया था महादेव गोविंद रानाडे जी को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किसे मुंबई में पुलिस मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था? इन्हीं को, मतलब कि वही प्रश्न दोबारा आ गया। चले, बॉम्बे हाई कोर्ट में न्यायाधीश थे कौन? बॉम्बे हाई कोर्ट में न्यायाधीश कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे जी। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अच्छा बताएं, ये थीसिस्ट जो है कॉन्फेंशन ऑफ फेथ नामक लेख किसने लिखा? तो इस लेख को एक प्रकार से लिखा 1873 में। इस लेख का प्रकाशन होता है, महादेव गोविंद रानाडे का लेख है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इन प्रश्नों को ध्यान रखिएगा, 100% आने वाले हैं। जन्म कब हुआ था? सॉरी, महादेव गोविंद रानाडे का जन्म कब हुआ था? मैंने आपको बताया था कब हुआ था, 1842 में, 18 जनवरी को। और जिनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 16 जनवरी 1901 को। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे, महादेव गोविंद रानाडे का निधन कहाँ पर हुआ था? तो इनका निधन जो हुआ था ये महाराष्ट्र में ही हुआ था, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था राजा राम मोहन राय का 22 मई 1772 को। मृत्यु भी मैंने बताई थी 27 सितंबर को होती है इनकी मृत्यु, 27 सितंबर 1833 को। पिताजी का नाम था रमाकांत, माता जी का नाम था तारणी देवी। तो ऐसे प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे गए, इसलिए मैं साथ ही साथ आपको और प्रश्नों को बताते हुए चलता हूँ। चलें आगे देखते हैं अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला शिक्षक कौन थी? फटाफट से आप बताएंगे। भारत की पहली महिला शिक्षिका, फटाफट से आप बताएंगे। सरोजिनी नायडू, पंडित रमाबाई या सावित्रीबाई फूले? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। भारत की पहली महिला शिक्षिका जो मतलब की शिक्षिका जो थी वो थी सावित्रीबाई फूले। सावित्रीबाई फूले की अगर बात की तो ज्योतिबा राव फूले की पत्नी है सावित्रीबाई फूले। ओके, ध्यान रखिएगा। इनका जन्म हुआ था 3 जनवरी 1831 को, 10 मार्च 1897 में मृत्यु हुई थी। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, स्त्री शिक्षा के समर्थक ज्योतिबा फूले जी ने सबसे पहले किस को शिक्षित किया था? तो ज्योतिबा फूले की जो पत्नी है ज्योतिबा राव फूले की, उनका नाम है सावित्रीबाई फूले। उन्हीं सावित्रीबाई फूले को पहले एक प्रकार से शिक्षित किया था अपनी पत्नी को, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ज्योतिबा फूले जी को महात्मा की उपाधि कब दी जा रही थी? ज्योतिबा फूले को महात्मा की उपाधि कब दी जा रही थी? तो इनको महात्मा की उपाधि 1888 में दी गई है ज्योतिबा फूले को, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, मुंबई की एक जो है सभा हुई थी, ठीक है, उसी सभा में एक प्रकार से इनको दी गई थी। और इसके अलावा आपको बता दूं कि सत्य शोधक समाज की भी स्थापना 1873 में इनके द्वारा ज्योतिबा फूले के द्वारा करी गई है। अगला प्रश्न तो आपसे पूछेगा सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने करी? तो आप बताएंगे ज्योतिबा फूले ने करी है। सावित्रीबाई फूले या सावित्रीबाई शादी के समय पढ़ी लिखी नहीं थी और इनका क्या कारण था? इसका क्या कारण था? ज्योतिबा भाई अपनी मतलब कि जब इनका शादी हुई थी तब ये पढ़ी लिखी इसलिए नहीं थी क्योंकि ये पिछड़ी थी, मतलब पिछड़े वर्ग से थी, स्त्री थी और स्कूल में इनको मनाही थी। इस तरीके से ये सभी कारण हो सकते हैं इनके ना पढ़ने के। इसके अलावा जब इनकी शादी हुई थी तो ये मात्र 9 साल की थी, उस अवस्था में शादी हो गई थी सावित्रीबाई फूले की। और उस समय जो ज्योतिबा फूले थे उनकी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, उनकी उम्र 12 साल थी और इनकी उम्र 9 साल की थी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, ज्योतिबा फूले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई को क्या क्या सिखाया था? बताएं। ज्योतिबा फूले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई को मराठी भाषा सिखाया था, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा।
शादी के समय ज्योतिबा फुले की उम्र कितनी थी? मैंने आपको बताया था ज्योतिबा फुले की उम्र कितनी थी, 12 साल, और सावित्रीबाई की फुले की 9 साल। सावित्रीबाई फुले का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 3 जनवरी 1831 को। मृत्यु कब हुई थी? 10 मार्च 1897। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुणे में निम्न वर्ग की बालिकाओं के लिए सबसे पहले पाठशाला कब खोला गया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। पुणे में निम्न वर्ग की महिलाओं या बालिकाओं के लिए सबसे पहले पाठशाला जब खोला गया था 14 जनवरी 1848 को। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ज्योतिबा फुले के पिता का क्या नाम था? ज्योतिबा बाई फुले के पिता का नाम था क्या नाम था उनके पिताजी का? गोविंद राव, या उन्हीं को धर्म भीरू भी कहते हैं। माली जाति के थे, ध्यान रखिएगा इस बात को। ओके, ज्योतिबा राव फुले की अगर बात की जाए तो इनका जन्म हुआ था 11 अप्रैल 1827 को पुणे में। मृत्यु हुई थी 28 नवंबर 1890 में पुणे में ही। क्लियर। आगे देखें, ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारकों में क्यों मतलब कि सुधार नहीं किया गया है? क्यों सुधार नहीं किया गया? क्योंकि सूची को बताने वाले जो थे वो उच्च वर्ग के थे, इसीलिए इनका एक प्रकार से नाम नहीं एक प्रकार से सुधारकों में अग्रणी आया। अगला प्रश्न, शादी के समय सावित्रीबाई फुले की उम्र क्या थी? सावित्रीबाई फुले की उम्र 9 साल और उनकी 12 साल थी, उनके हस्बैंड यानी ज्योतिबा फुले की। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से आपके। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजनीति में प्रवेश कब लिया? फटाफट से आप बताएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजनीति में कब प्रवेश लिया? देखिए, पंडित नेहरू की अगर बात की जाए तो इन्होंने राजनीति में 1912 दिसंबर महीने से प्रवेश कर लिया था। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो है ये कब हुआ था? ये दिसंबर मतलब कब हुआ था कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 30 दिसंबर 1929 को हुआ था। कहीं कहीं पर आपको 31 दिसंबर मिलेगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। 30 या 31 दिसंबर की रात में 12 बजे 1929 में रावी नदी के तट पर मध्यरात्रि में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा झंडा फहराया गया था और स्वराज, पूर्ण स्वराज की बात इसी दिन करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, नेहरू जी के समाजवादी समाज की व्यवस्था की मुख्य विशेषता कौन सी है? तो नेहरू जी के समाजवादी समाज की जो मुख्य विशेषता है वो कल्याणकारी राज्य, मिश्रित अर्थव्यवस्था और एक राष्ट्रीय मार्ग की बात करते हैं नेहरू जी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेहरू जी मतलब जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, मोतीलाल नेहरू उनके पिताजी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सामुदायिक विकास योजना कब लागू की गई? बताएं। सामुदायिक विकास योजना ये लागू की गई थी 2 अक्टूबर को 1952 को। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को जेल में लिखा था 1944 ईस्वी के आसपास पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत एक खोज, ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत की खोज या डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू को कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू को 1955 में भारत रत्न मिला था। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बढ़िया प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। जवाहरलाल नेहरू ने साइमन कमीशन का विरोध कहाँ किया था? जवाहरलाल नेहरू ने साइमन कमीशन का विरोध लखनऊ में किया था। ये बात ध्यान रखिएगा। कब किया था? 1928 में किया था। जवाहरलाल नेहरू जी का निधन कब हुआ था? इनका निधन हुआ था 27 मई 1964 को। ठीक है। जन्म कब हुआ था इनका? इनका जन्म हुआ था 14 नवंबर को। ठीक है, 14 नवंबर को इनका जन्म हुआ था। कब? 1889 को। क्लियर, ध्यान रखिएगा इस बात को। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था? बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था भैया? तो इनका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1856 को। ठीक है। मृत्यु कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 को। ठीक है। मराठा और केसरी नामक पत्रिकाओं का संपादन भी इन्होंने किया था। तो प्रश्न है, मराठा और केसरी नामक पत्रिकाओं का संपादन किसके द्वारा किया गया? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया। कब किया गया? 4 जनवरी 1881 में एक प्रकार से किया गया। ये बात ध्यान है, वहीं से शुरू हो गया। अच्छा ये बताएं, अच्छा मांडले जेल में बाल गंगाधर तिलक ने किस ग्रंथ की रचना करी थी? जब ये मांडले जेल में थे बाल गंगाधर तिलक, तो उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था? उन्होंने लिखा था गीता रहस्य। ये बात ध्यान रखेंगे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर के रहूंगा, ये नारा भी बाल गंगाधर तिलक का है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और तिलक पर विदेशी विचारकों के प्रभाव रहे, जैसे कि काबूर का, मैजनी का और हीगल का बड़ा जबरदस्त प्रभाव रहा इन पर। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये क्लियर हो गई सारी चीज़ें। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न, वीडियो को लाइक और चैनल पर कर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। प्रश्न है, मानवेंद्र नाथ राय द्वारा स्वतंत्रता के 3 आधार स्तंभ बताए गए हैं, निम्न में से एक आधार स्तंभ नहीं है, बताएं। मानवेंद्र नाथ राय का मतलब होता है एम.एन. राय। एम.एन. राय की अगर बात की जाए तो ये विद्वान आदमी है एम.एन. राय। ठीक है। और प्रश्न पूछा क्या गया है? प्रश्न पूछा गया है एम.एन. राय को लेकर के कि ये बताएं कि मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा स्वतंत्रता के 3 आधार स्तंभ जो बताए गए हैं वो एक प्रकार से जो बताए गए उनमें से एक आधार स्तंभ नहीं है। देखिए, मानववाद,
व्यक्तिवाद और विवेकवाद, ये तीनों बताया है, बुद्धिवाद के बारे में नहीं बताया, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका जन्म 1886 में हुआ था मानवेंद्र इंद्रनाथ राय का, 1954 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 21 मार्च को एक प्रकार से इनका जन्म माना जाता है। अच्छा, इनका मूल नाम था नरेंद्र नाथ, ये बात भी ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार से जो रचना है ये बताएं, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार से रचना मानवेंद्र नाथ राय की नहीं है। देखिए, इंडियन इन ट्रांसलेशन ये रचना मानवेंद्र नाथ राय की है, एम एन राय की है। रीजन और रोमांटिसिज्म एंड रेवोल्यूशन ये पुस्तक भी एम एन राय ने लिखी है। और इसके अलावा द प्रॉब्लम्स ऑफ रूपी, इस पुस्तक को किसने लिखा है, भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है, तो यही आपका गलत हो गया। द वे ऑफ ट्रेवल प्लेस, इसको भी एक प्रकार से मानवेंद्र नाथ राय ने लिखा, तो यानी ये पुस्तक और ये पुस्तक, ये तीनों मानवेंद्र नाथ राय की है, एम एन राय की है। जबकि द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी ये पुस्तक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की है, तो इसका जो ऑप्शन होगा उस सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एम एन राय के नव मानवतावाद का लक्षण नहीं है इनमें से। देखिए, नव मानवतावाद के लक्षण की बात की तो राष्ट्रीय हितों के प्रति व्यक्ति का नैतिक समर्पण है, मानवीय विवेक में आस्था और विश्व बंधुत्व की भावना, ये तीनों हैं। जबकि मानव का स्वतंत्रता के प्रति उत्कृष्ट आग्रह, ये एक प्रकार से नव मानवतावाद का लक्षण नहीं है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, एम एन राय ने गांधी के चरखे के अर्थशास्त्र पर क्या टिप्पणी करी थी। तो गांधी के चरखी के अर्थशास्त्र पर एम एन राय ने टिप्पणी करी थी, कहा था कि प्रतिगामी अर्थशास्त्र है ये, बी ऑप्शन। राय का बुनियादी लोकतंत्र आधारित है, एम एन राय का बुनियादी लोकतंत्र किस पर आधारित है, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन पर आधारित है, इसका बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है राजनीति दर्शन यानी पॉलिटिकल फिलोसॉफी को एम एन राय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजनीतिक दर्शन, किस राजनीतिक दर्शन को एम एन राय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त है, तो है नव मानवतावाद, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानवेंद्र नाथ राय का निधन कहाँ और किस तिथि को हुआ था, तो इनका निधन हुआ था 25 जनवरी को 1954 ईस्वी को देहरादून में इनका जन्म होता है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मानवेंद्र नाथ राय को, मतलब किसने मानवेंद्र नाथ राय को पूर्वी क्रांति का चिन्ह कहा या कह करके सम्मानित किया कि ये पूर्वी क्रांति के एक चिन्ह है, ठीक है, एक प्रतीक है मानवेंद्र नाथ, ये कहा था लेनिन ने, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय मजदूर संघ नामक संस्था की स्थापना किसने की थी, बताएं। भारतीय मजदूर संघ नामक संस्था की जो स्थापना करी थी एम एन राय ने करी थी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में शामिल होता है, मार्क्सवाद और लेनिनवाद के उद्देश्यों में शामिल होता है दल विहीन लोकतंत्र। दल विहीन लोकतंत्र की अगर बात की जाए तो किसने बताया इसके बारे में, तो इसको बताया था किसने भैया, अभी मैं चर्चा करूंगा उस प्रश्न को मैंने रखा है, तब तक आप लोग अपना सोचिए कि कौन हो सकते हैं। दल विहीन लोकतंत्र के बारे में मैंने प्रश्न रखा है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित समिति जो थी उसके अध्यक्ष जो थे कौन थे, जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे। देखिए, उसके अध्यक्ष जिसके थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, वो कौन सी अध्यक्ष, वो कौन सी समिति थी, तो वो थी प्रारूप समिति, ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से किस किताब को डॉक्टर अम्बेडकर ने नहीं लिखा है, बताएं। डॉक्टर अम्बेडकर ने इनमें से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी, देखिए, पाकिस्तान पर विचार, ये पुस्तक डॉक्टर अम्बेडकर की है, ठीक है। जाति का उच्छेद भी इन्होंने लिखा है, रुपये की समस्या, ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑफ रूपी, उद्भव एंड समाधान, ये पुस्तक इन्हीं की है, डॉक्टर अम्बेडकर की, यानी ये तीनों पुस्तकें हैं। जबकि गांधी नेहरू टैगोर ये पुस्तक इनकी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ही डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पीने के लिए पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही कौन थे, तो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन था, मतलब कौन सा कथन पूना पैक्ट के बारे में सही नहीं है। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1934 को हुआ था, नहीं 1932 को हुआ था, 24 सितंबर 1932 को हुआ था, तो 1932 यानी यही कथन आपका गलत हो गया, ठीक है, यानी कि यही सही नहीं है, तो ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी पूना पैक्ट महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था, बिल्कुल सही बात है। पूना पैक्ट में दलितों के लिए अलग निर्वाचन और 2 वोट का अधिकार खत्म हो गया था, ये बात बिल्कुल सही है। पूना पैक्ट के बाद दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधान जो है मंडलों में लगभग 71 से बढ़ा करके 147 कर दी गई, और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की संख्या लगभग 18% कर दी गई। तो एक प्रकार से बड़ी उपलब्धि थी दलितों के लिए, जो कि भीमराव अम्बेडकर के द्वारा दिलवाई गई, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर
जो है इस बात को लेकर के मान नहीं रहे थे, तो महात्मा गांधी ने एक प्रकार से, महात्मा गांधी जेल में थे, जेल से निकल करके इसके बाद में वो जा करके मिलते हैं और पूना में समझौता करते, पूना पैक्ट के नाम से आना था, महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में समझौता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीयों ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से किस भारतीय ने, तो महात्मा गांधी ने एक में लिया था, बाकी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे व्यक्ति जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। चूंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समय एक मतलब उनके दिमाग में एक बात चल रही थी, वो दलितों के लिए अलग देश की मांग को लेकर के बड़ा ज़्यादा जो है थे आगे बढ़ रहे थे। क्योंकि जब उस समय जिन्ना वगैरह जो थे वो मुस्लिम की मांग कर रहे थे, ऐसी स्थिति में दलितों के प्रति मतलब जो शोषण हुआ दलितों का, तो इसके कारण से इनके अंदर दिमाग में ही चल रहा था कि अलग एक दलितों का देश होगा, ठीक है। तो इसके लिए एक प्रकार से ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, लेकिन बिना गांधी के भारत एक प्रकार से अधूरा होता था उस समय। तो गांधी जब तक नहीं जाते थे तो पूरा मामला भी बेकार मतलब कि खत्म हो जाता था। आगे देखें, अगला प्रश्न है द प्रॉब्लम्स ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। इस पुस्तक के लेखक कौन है? आप सभी को पता होगा, बी आर अम्बेडकर, ठीक है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना करी? तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा की गई है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, किसे भारतीय समाजवाद का मानस पिता कहा जाता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, किसे भारतीय समाजवाद का मानस पिता कहा जाता है? बताएं। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया। फटाफट से आप बताएंगे। अच्छा, एक प्रश्न बताएं, द प्रॉब्लम्स ऑफ फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी है? एम एन राय, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। इंडिया इन ट्रांजिशन पुस्तक किसने लिखी है? 1922 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ, एम एन राय की पुस्तक है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं एम एन राय। बताए। अच्छा, राम मनोहर लोहिया की माता जी का क्या नाम था? चंदा नाम था उनकी माता जी का। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद के किस गांव में इनका जन्म हुआ था? अकबरपुर नाम के गांव में इनका जन्म हुआ था। राम मनोहर लोहिया का 23 मार्च 1910 को, ठीक है, इनका जन्म होता है। क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा। और समाजवादी दल का निर्माण करने वाले व्यक्ति हैं राम मनोहर लोहिया, ठीक है। और इन्होंने मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म पुस्तक लिखी, व्हील ऑफ हिस्ट्री पुस्तक लिखी, साल्ट सत्याग्रह पुस्तक भी इन्होंने लिखी, राजा राम मतलब कि इन्होंने, राम मनोहर लोहिया ने। प्रश्न पूछा गया, समाजवाद का मानस पिता किसको कहते हैं? समाजवाद का मानस पिता कहते हैं जेपी नारायण को, जयप्रकाश नारायण को। जेपी नारायण की अगर बात की जाए, इनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को, मृत्यु इनकी हुई है 8 अक्टूबर 1979 को, ठीक है। ध्यान रखिएगा, 8 अक्टूबर 1979 को इनकी मृत्यु होती है जयप्रकाश नारायण की। लोकनायक की उपाधि निम्न में से किस नेता को दी गई है? तो जयप्रकाश नारायण ही लोकनायक कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। संपूर्ण क्रांति का विचार सबसे पहले सर्वप्रथम राष्ट्र के समक्ष किसने प्रस्तुत किया था? तो संपूर्ण क्रांति या संपूर्ण क्रांति का विचार सबसे पहले जो सामने प्रस्तुत किया था सरकार के, वो जेपी नारायण थे। जयप्रकाश नारायण जो थे वो एक प्रकार से आप देखेंगे बहुत सारे आंदोलन किया है इन्होंने, और जब इमरजेंसी वगैरह चल रही थी इनको बहुत बार बंद किया गया। ये एक प्रकार से बहुत जनता के लोकप्रिय नेता थे। अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण ने अपनी कौन सी पुस्तक में समाजवाद के स्वरूप का चित्रण किया है? वैसे तो ये चारों पुस्तकें किसकी हैं? जयप्रकाश नारायण की है। माई पिक्चर ऑफ सोशलिज्म, टुवार्ड्स टोटल रेवोल्यूशन, व्हाई सोशलिज्म एंड सोशलॉजी, सर्वोदय एंड डेमोक्रेसी। ये चारों पुस्तकें जो हैं ये जयप्रकाश नारायण की ही पुस्तकें हैं, जिनमें से माई पिक्चर ऑफ सोशलिज्म में इन्होंने समाजवाद के स्वरूप के चित्रण करने का प्रयास किया। इसके अलावा व्हाई सोशलिज्म में भी सोशलॉजी के बारे में बताया, और सोशल इसमें मतलब चर्चा सोशलॉजी के मतलब कि समाजशास्त्री है, मतलब ये एक प्रकार समाजशास्त्री के साथ साथ समाजवाद के भी एक प्रकार से बड़े अच्छे फॉलोवर हैं। अगला प्रश्न, किसने दल विहीन लोकतंत्र का समर्थन किया? मैंने प्रश्न आपसे करा था कि दल विहीन लोकतंत्र की बात मैं अभी करूंगा आगे चल करके, मैंने प्रश्न रखा हुआ है। तो दल विहीन लोकतंत्र का समर्थन किया, किसने किया? तो देखें, जयप्रकाश नारायण, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100% प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, जयप्रकाश नारायण ने सामुदायिक लोकतंत्र की संरचना का सुझाव दिया था, बताएं। जयप्रकाश नारायण ने सामुदायिक लोकतंत्र की संरचना का सुझाव दिया था, पंचस्तरीय संरचना का। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की घोषणा कब की थी? जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की जो घोषणा करी थी वो 5 जून 1974 को करी थी। 5 जून 1974 संपूर्ण क्रांति की बात करी थी किसने? जयप्रकाश नारायण ने। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये बताएं, हिंद किसान पंचायत का निर्माण किसने करवाया था? राम मनोहर लोहिया के द्वारा करवाया गया था। ओके, राम मनोहर लोहिया लोकसभा के सदस्य कब बने थे? 1963 में बने थे, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़ा जाए। अच्छा, जयप्रकाश नारायण जो थे वो लोकतांत्रिक समाजवाद के पक्षधर हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे।
अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण कब असहयोग आंदोलन से जुड़े थे? असहयोग आंदोलन से 1921 में जुड़ गए थे जयप्रकाश नारायण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, व्हाई सोशलिज्म किसकी रचना है? व्हाई सोशलिज्म पुस्तक को लिखा है एक प्रकार से 1932 में इसका प्रकाशन हुआ। इसको लिखा है जयप्रकाश नारायण ने। ये बात मैंने आपको बताई थी। अच्छा, 1975 में जयप्रकाश नारायण ने किसके खिलाफ क्रांति का आह्वान किया था? संपूर्ण क्रांति की बात जो मैंने करी, तो इंदिरा गांधी खिलाफ किया था। इंदिरा गांधी की सरकार थी और इमरजेंसी लागू हो गई थी। उसके बाद में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की बात करी थी। 1999 में जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझा। ऐसे ही और भी प्रश्न एक प्रकार से मैं लगातार हर एक सब्जेक्ट को लेकर के आपको देता रहूँगा। ऐसे जो है 20-25 मिनट के वीडियोस के माध्यम से आप लगभग 50 से 60 प्रश्न 70 प्रश्न आप जान पाएंगे। आज का वीडियो जो है बहुत ही हेल्पफुल है और इम्पोर्टेंट है। कम समय में आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल गई। तो इसके लिए अगर आपको पसंद आया है चैनल ये, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को सभी दोस्तों के पास अपने। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।